नमस्कार। शब्दघोष के जनसरोकार में आपका स्वागत है। रामचरितमानस में एक चौपाई है। पूरी तो ये है कि वो समरथ को नहीं दोष गोसाई, जल पावक सुरसर की नाई। यह आदि चौपाई का उपयोग करूंगा। समरथ को नहीं दोष गोसाई। सामर्थ्यवान व्यक्ति सही हो या गलत, जब वे अपनी पे आते हैं तो फिर उनके सामने क्या न्यायपालिका और क्या विधायिका और क्या कार्यपालिका और क्या पत्रकारिता, इनको अधिकांश समय तक पानी भरना पड़ता है। और जो सामर्थ्यवान लोग हैं ये अपनी करनी से बाज नहीं आते। भूमाफिया इसी श्रेणी में आते हैं सामर्थ्यवान। मामला पुराना ही है, राजगढ़ का। मैंने आपको बताया भी था कि राजगढ़ की एक ज़मीन जो अदालत के लिए आरक्षित हुई, जब कब्जा लेने अदालत पहुंची तो पता पड़ा वहाँ तो अतिक्रमणकारी काबिज हैं। अदालत का मामला है। तो सबसे पहले मैं एक दोबारा फिर रिपीट करता हूँ ये मामला क्या है, फिर अपन इसकी विवेचना पे आएंगे। वर्ष 2011 मध्य प्रदेश के विधि विधायी विभाग ने एक पत्र कलेक्टर राजगढ़ को लिखा कि राजगढ़ जिले की पचौर तहसील में न्यायालय भवन और न्यायाधीशों के लिए आवासीय भवन निर्मित होना है। जमीन चिन्हित की जाए, आरक्षित की जाए। कलेक्टर ने उसी साल तहसीलदार पचौर को निर्देश दिए जमीन चिन्हित की जाए और आरक्षित की जाए। तहसीलदार ने पटवारी, आरआई इन सबकी मदद से एक ऐसी जमीन जो मौके के लिहाज से लोकेशन उसकी अच्छी हो ताकि हर आदमी वहाँ पहुँच पाए, वकील वहाँ पहुँच पाएँ, जो वादी परिवादी हैं वो वहाँ पहुँच पाए। कुल मिला के एक प्राइम लोकेशन की जगह ऐसी मिल जाए जहाँ पर न्यायालय भी बन जाए और आवासीय भवन भी न्यायालयीन स्टाफ के बन जाए। तहसीलदार ने सर्वे 249 वहाँ ऐसा पाया जिस पर कोई आपत्ति आने की आशंका नहीं थी, जो निर्विवाद थी, जिसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं था। जब ये ज़मीन चिन्हित हुई तो उसने कलेक्टर साहब को रिपोर्ट की। कलेक्टर साहब ने कहा ठीक है, इस पर आपत्तियाँ मंगाई जाएँ। तो इसमें बाकायदा सार्वजनिक आपत्तियाँ मंगाई गईं, विभागीय आपत्तियाँ मंगाई गईं कि इस ज़मीन में कोई विवाद हो तो बताएं, कब्जा हो किसी का तो बताएं, या किसी अन्य प्रयोजन के लिए ज़मीन आरक्षित है तो बताएं। तो इसकी बाकायदा सार्वजनिक उद्घोषणा के बावजूद, प्रकाशन के बावजूद भी इस पर आपत्ति ज़मीन पर नहीं आई। यानी इस वक्त ये ज़मीन खाली थी, इस पर कुछ नहीं था। लिहाजा ये ज़मीन न्यायालयीन भवन और आवासीय भवनों के लिए आरक्षित कर दी गई। इसके बाद एक लंबा समय निकल गया, कोई कब्जे के प्रयास नहीं हुए या कब्जा नहीं दिया गया। लेकिन जब पत्राचार की अपन ने उसमें कहना चाहिए जांच पड़ताल की तो क्या पकड़ में आया कि ज़मीन 2011 में पत्र जारी हुआ कि ज़मीन आरक्षित होनी है और 2012 तक ये आरक्षित हो गई। 2016 तक बिल्कुल मामला बिल्कुल शांत पड़ा रहा। 4 साल तक यहाँ कोई, आखिर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने इस ज़मीन पर निर्माण हेतु कब्जे के लिए किसे भेजा? नायब नाजिर को, कि आप जाइए ज़मीन पर कब्जा हासिल की ताकि हम इस पर न्यायालय भवन और न्यायालय के आवासीय भवनों का शुरुआत करें। जब नायब या नायब नाजिर जगह पे पहुँचे तो जाहिर है प्रशासनिक व्यक्ति भी आए कब्जा देने के लिए। तो वहाँ क्या निकल के आया कि भाई आधी ज़मीन पर तो कब्जा है, आधी ज़मीन ले लो। नायब नाजिर ने कहा भाई आपने सार्वजनिक आपत्तियां मंगाई थी, सब हुआ था, उसके बाद ज़मीन आरक्षित हुई है और जी अचानक इस पर कब्जा कहाँ से आ गया? और यदि कब्जा पुराना नहीं है, नया है, क्योंकि 2012 में आपने आपत्तियां मंगाई हैं, कोई आपत्ति नहीं आई, कोई किसी प्रकार का कहीं कोई वो दावा वो नहीं था, उज्र नहीं था, और ये अचानक क्यों कि आधी है, आप तो आधी ले जाओ, आधी पे कब्जा है। अब नायब नाजिर को भी लगा ठीक है, फॉर्मेलिटी, आधी ज़मीन लगभग 3 एकड़, ये शायद 6 एकड़ के आसपास ज़मीन आरक्षित हुई थी, लेकिन आधी मिल गई 3 एकड़। नायब नाजिर ने इस बात से लिखित में
अवगत कराया डीजे महोदय को, जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय राजगढ़ को, कि मैं वहाँ कब्जा लेने गया था लेकिन मुझे आधी ज़मीन दी गई और ये कहा गया कि आधी ज़मीन पर कब्जा है। डीजे साहब को ये बात बड़ी नागवार गुजरी कि भाई जब इस पर कब्जा था, विवाद था, इस पर आपत्ति थी, तो भाई आरक्षित क्यों की। तो उन्होंने क्या किया, डीजे साहब ने एक पत्र लिखा, किसको, एडीजे को, कि आपको इस मामले में जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है। इन्होंने कब किया, 2016 में जब जमीन का ये भेद खोला, तत्काल उन्होंने एडीजे, शायद सारंगपुर हैं वो एडीजे पदस्थ थे, उनको जांच अधिकारी बनाया, कहा कि आप इसमें पूरा निकालिए क्या है इसमें। तो एडीजे साहब ने जांच की, बयान हुए, मौका मुआयना हुआ। तो एडीजे साहब ने 2017 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी कि हाँ ये बात सही है कि ज़मीन पर कब्जा है, और इसी ज़मीन पे नहीं है। उन्होंने ये भी कहा भूमाफिया आसपास की अन्य ज़मीनों पर भी काबिज है। कौन से, वही जिनका इसमें नाम आ रहा है, वो ज़मीन के माफिया आसपास के अन्य सर्वेयों पर भी वो सक्रिय हैं और वहाँ भी वो तेज़ी से कब्जे कर रहे हैं और उन्होंने ज़मीनें खुदबुद की हैं। इसमें एडीजे साहब ने 4-5 लोग चिन्हित किए, बाकायदा उनके नाम दिए, अगले एपिसोड में उनके हम नाम भी देंगे। इसमें एक व्यक्ति है जो ज़मीन का विक्रेता बना। हाँ, इसमें एक चीज़ और आई, एडीजे साहब ने एक चीज़ और बताई कि जो आधी ज़मीन पे कब्जा मिला है न्यायालय को, उसमें से भी ज़मीन बिकी है। मतलब आधी पे तो कब्जा है ही है, जो आधी मिली उस पर भी, उसमें भी ज़मीन बिक गई। तो एडीजे साहब ने ये बताया कि जो ज़मीन बेचने वाला है अवैध रूप से, कौन सी में से, जो अदालत को मिली है, जिससे कहा गया इसमें कोई विवाद नहीं है ये ले लो, उसमें से ही बिकी है। तो इसने जो व्यक्ति ने ज़मीन बेची है, कहा गया इसमें कोई विवाद नहीं है ये ले लो, उसमें से ही बिकी है। तो इसने जो व्यक्ति ने ज़मीन बेची है, इसमें से वही व्यक्ति उधर भी काबिज है आधी ज़मीन पर। तो इस व्यक्ति को माना गया अवैध विक्रेता जिसने ज़मीन बेची। इसमें फिर दूसरे क्रम पे आता है एक मुख्तियार आम, जो इसने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे के उसको कहा कि तुम करो जो करना है। तो उसने, ये दूसरा व्यक्ति जिसने बाकायदा अपने नाम से लिखा पढ़ी कराई बेचने के लिए। तीसरा व्यक्ति था दस्तावेज लेखक, जो उस चीज़ का जानकार होता है, लेकिन उसने भी आंख मूंझ के दस्तावेज बना दिए। चौथा क्रेता, जिसने ज़मीन खरीदी, उसने भी कुछ नहीं देखा। और पांचवा मुख्य आदमी सब रजिस्ट्रार, जिसने रजिस्ट्री कर दी, ज़मीन सरकारी और अदालत को बेच किसी और को दी, बेच किसी और ने दी, और वो पंजीयक ने इसको पंजीयन कर दिया, रजिस्ट्री कर दी। ये उन्होंने 5 नाम खोले और कहा ये दोषी हैं, इनके खिलाफ मुकदमे पंजीबद्ध हों और ज़मीन खाली कराई जाए। जब एडीजे महोदय ने अपना जांच प्रतिवेदन डीजे साहब को दिया, तो डीजे साहब ने एक कवर लेटर लगाया 2017 में, और उनको 2018 में, 17 में रिपोर्ट मिली, 2018 में डीजे साहब ने एक पत्र लेटर में कवर लगा के और कलेक्टर राजगढ़ को भेज दिया कि इसमें ये जांच हमारे एडीजे महोदय ने की है, इसमें ये 5 आदमी दोषी प्रतीत होते हैं, ये बिल्कुल दोषी ही पाए गए हैं हमारी जांच में, आप इनके खिलाफ आपराधिक पंजीयन प्रकरण पंजीबद्ध कराएं, इन्हें गिरफ्तार कराएं, और वो ज़मीन जो अदालत की हमारे हक की है वो हमें खाली करा के दें। इस पत्र के बाद 2019 तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला अदालत को। तो डीजे महोदय ने 2019 में एक पत्र और लिखा, एक रिमाइंडर भेजा कि भी क्या कर रहे हैं, दोषियों को क्या हुआ, ज़मीन कहाँ गई। कुछ नहीं हुआ। 2022 में जब ये मामला विधानसभा में उठा तो फिर थोड़ा सा ज़मीन कांपी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई दोषियों पर। दोषियों के खिलाफ अपराध प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुए। हुआ क्या, ज़मीन क्या कांपी। कलेक्ट्रेट राजगढ़ से एक पत्र जारी हुआ और ये कहा गया कि 2022 में, लगभग 11 साल बाद, हम पचौर न्यायालय के भवन हेतु, आवासीय भवन हेतु सर्वे क्रमांक 1013 और 1018 में ज़मीन उपलब्ध करा रहे हैं और पहले से अधिक दे रहे हैं। सवाल ये उठता है कि ज़मीन तो मिल गई अदालत को, वो ज़मीन क्यों नहीं, उस ज़मीन का क्या हुआ।
ये सवाल शब्दकोश लगातार उठा रहा है। इस बाबत हमने आरटीआई लगाई मार्च के महीने में, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हमने आरटीआई अभी लगाई जून के महीने में, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हम कलेक्ट्रेट राजगढ़ पहुंचे, हमने कलेक्टर महोदय से बातचीत की। कलेक्टर महोदय ने बिल्कुल निसंदेह उनके तात्कालिक व्यवहार से ये बिल्कुल हम प्रथम दृष्टया ये लगा कि वे मामलों गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ, आप एडीएम साहब से थोड़ा सा डिस्कस कर लें इस मामले में व्यापक रूप से, और इस पे हमारा ध्यान है, हम इसको अनदेखा नहीं कर रहे हैं आरटीआई को। तो एडीएम साहब के पास गए, वहाँ बैठे हम। तो वहाँ जब मालूम चला तो मतलब जो संबंधित स्टाफ था वो भी आ गया कि भाई ये आरटीआई पेंडिंग में क्यों है। तो पता चला, मतलब अभी हम पे लिखित दस्तावेज नहीं है, लेकिन जो डिस्कस हुआ वहाँ पे उससे ये मालूम चला कि इस केस से संबंधित फाइल डिपार्टमेंट से गायब है। ये वह गंभीर मामला है। संबंधित अधिकारियों ने कहा हाँ, हमने इस जानकारी के लिए पत्राचार किया था संबंधित विभागों में, हमें वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला, और ये हमारे पास अस्पष्ट खबर आ रही है कि फाइल है ही नहीं है, तो आपके पास दस्तावेज कहाँ से आए। अब सवाल ये उठता है कि पुरानी जमीन जो अदालत के लिए थी वो तो वहीं पे है ना, वो अभी तक खाली क्यों नहीं हो रही। और जब जमीन 2011 में चिन्हित हुई तो इसका प्रकाशन हुआ, आपत्ति मंगाई गई, कोई आपत्ति नहीं आई। इसका मतलब उस वक्त ये जमीन खाली थी। जब अगर भरी होती तो इस पर दावे आपत्ति आती, कोई तो कहता हम काबिज हैं, कोई नहीं आया, तभी तो ये आरक्षित हुई है। फिर जब जमीन उस वक्त गैर विवादित थी या वहां कब्जा था, तो जब चिन्हित की गई तब जहां कब्जा क्यों नहीं देखा पटवारी को, आरआई को, तहसीलदार साहब को। इसका मतलब फिर ये निकलता है कि जमीन उस वक्त खाली थी, पुराना कब्जा नहीं था। यदि कब्जा था तो आपत्ति क्यों नहीं आई, और अब जब आरटीआई लगाई तो फिर फाइल गायब है। तो इसका मतलब ये है कि मामला गंभीर है, मामला फेयर तो नहीं है, क्योंकि फेयर होता तो फाइल गायब नहीं होती, लेकिन मामला फेयर नहीं है तो फाइल गायब है। अब इसमें कलेक्टर साहब ने और एडीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि हम इसमें लग गए हैं। तो हमने उस पत्र को आधार बनाया है जो सबसे पहले डीजे साहब ने दिया था कि आप इन पे कार्रवाई करें। तो बात वहीं के वहीं आई, यदि शुरुआत करनी है तो शुरुआत दोबारा करो आप। 2011-12 से ना करें आप, तो शुरुआत वहां से करें जहां से डीजे साहब ने पत्र दिया था कलेक्टर महोदय को कि हमारी जांच में ये दोषी पाए गए हैं और आपको इनके आधार पर कार्रवाई करना चाहिए। तो यदि वो फाइल खो गई है तो फिर दोबारा कार्रवाई इसमें अपेक्षित है। इसमें मामला भूमाफियाओं का है, और हम पहले भी कह चुके हैं, इन्हें भाजपा के एक जनप्रतिनिधि का संरक्षण प्राप्त है, जिनकी छवि बड़ी ईमानदार कही जाती है। ऐसे हमारे भाजपा के उन नेता पूरे सूत्र हैं हमारे पास, क्योंकि इसमें नाम आएंगे, अब तो सामने नाम आएंगे तो राजगढ़ और ब्यावरा के लोग स्वयं समझ जाएंगे कि किसके लोग हैं। तो ठीक है, फिर कभी इस मामले के साथ जब तक सुलझता नहीं है आपके सामने आएंगे। तब तक उम्मीद करते हैं आरटीआई अपना रंग दिखाएगी, शायद कुछ मिले, नहीं तो हम बिल्कुल तह तक जाएंगे। इससे पर्याप्त साक्ष्य, पर्याप्त इसमें लोग कहना चाहिए ना, प्रत्यक्षदर्शी होते हैं जो, तो सब उपलब्ध हैं, आएंगे सामने। बस इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज आपसे अनुमति चाहता हूँ फिर किसी मुद्दे के साथ, और हाँ, इस मुद्दे के साथ सामने आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।